हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा के बारे में। बच्चों, आजकल इस कोरोना पीरियड में आप अक्सर ही प्रतिरक्षा और इम्यूनिटी के बारे में सुनते आ रहे होंगे और हमें बात बताया जाता है कि हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है या इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो बच्चों, आज हम जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। शरीर की प्रतिरक्षा से हम क्या समझते हैं? बच्चों, जो हमारा शरीर होता है उस पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासिटिक जंतुओं का आक्रमण होता रहता है। इसके अलावा वातावरण से विषैले पदार्थ भी शरीर में पहुंच सकते हैं, जैसे किसी जहरीले जंतु अगर हमको कोई काट लेता है, उसका जहर या फिर कोई विषैला रसायन। बच्चों, शरीर के भीतर भी रोगग्रस्त ऊतकों द्वारा या फिर आक्रमणकारी जीवों द्वारा विषैले पदार्थ मुक्त होते रहते हैं। शरीर के इन विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को हम एंटीजेंस या प्रतिजन कहते हैं। बच्चों, शरीर में सभी प्रकार के रोगाणुओं और प्रतिजनों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और शरीर के वे अंग जो प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं मिलकर प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। और इम्यून सिस्टम का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से हम जानते हैं वॉन बेहरिंग को। बच्चों, प्रतिरक्षा जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है सहज अवशिष्ट प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जिसे इन्नेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा है अर्जित प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। बच्चों, सहज प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, जिसमें कुछ अंग रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। बच्चों, ये जो सहज प्रतिरक्षा होती है तो उसके कुछ अवरोधक होते हैं। उसमें जो अवरोधक हैं वो रक्षण का कार्य करते हैं, जो इस प्रकार हैं: एनाटॉमिकल बैरियर्स, फैगोसिटिक बैरियर्स, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। बच्चों, शारीरिकी अवरोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में बेसिकली हम बात करते हैं यानी मुख्यतः हम बात करते हैं स्किन और म्यूकस की। बच्चों, हमारी स्किन यानी त्वचा जो है उसमें मृत एक पदार्थ होता है केराटिन जिसको कहते हैं, वो हमारी त्वचा में पाया जाता है, जो कि रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसके अलावा नाक मार्ग, मुख मार्ग और श्वसन मार्ग में म्यूकस पाया जाता है। चिपचिपा लसलसा सा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। यह भी इसमें क्या आता है, रोगाणु आते हैं तो इसमें चिपचिपे पदार्थ में फंस जाएंगे, तो जिससे हमारे शरीर के अंदर वो जा नहीं पाते हैं। तो ये जो अवरोध हैं, जो अवरोध हम पढ़ रहे हैं अभी, इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। बच्चों, कार्य के अवरोध की बात करें यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले फीवर को हम जान लेते हैं। जब हमें बुखार होता है तो उस बुखार का कोई अगर रोगाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में WBCs की संख्या बढ़ जाती है। तो हमारी जो माइक्रोफेज सेल्स होती हैं, अगर आपको संयोजी ऊतक याद हो, कक्षा 11 के संयोजी ऊतक में हमने रुधिर को बहुत अच्छे यानी ब्लड को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है कक्षा 11 में, और हमें उसकी कोशिकाओं के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोफेजेस होती हैं वो पायरोजन का स्राव करती हैं, पायरोजन का सिक्रेशन करती हैं, जिससे शरीर का ताप बढ़ जाता है। और बुखार आने पर आयरन की कमी से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी आपको बुखार आ रहा है, इट मीन्स आपका जो शरीर है वो रोगाणुओं से लड़ रहा है। आंसू, लार और पसीने में लाइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं और लाइसो एंजाइम्स का पीएच होता है 3 से 5, और ये लाइसो एंजाइम्स अम्लीय होने के कारण रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यानी पीएच के कारण भी हमारे शरीर रोगाणुओं से बैरियर प्रदान करता है। कैसा बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अलावा आमाशय का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच 1 से 2 होता है, ड्यूडेनम का बाइल जूस जिसका पीएच 7.5 से 8 होता है,
ये भी अपने पीएच के कारण फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा त्वचा की तेल ग्रंथियों की सेबेसियस ग्लैंड से निकला हुआ पदार्थ सीबम, कान का मोम जिसे सेरुमन भी कहते हैं, और नाक मार्ग से श्रावित लसलसा पदार्थ, ये सब मिलकर भी एक बैरियर का कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं फैगोसिटिक बैरियर्स की, जिसे हम भक्षकाणु अवरोध भी कहते हैं। बच्चों, कुछ कोशिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, जिसमें WBCs और माइक्रोफेजेस का नाम मुख्यतः आता है। न्यूट्रोफिल WBCs, इनके कणों में फैगोसिटिन और लैक्टोफेरिन नामक प्रतिजीवाणु पदार्थ होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल के अलावा इयोसिनोफिल रोगाणु से श्रावित विष को यानी टॉक्सिन्स को उदासीन करते हैं। मोनोसाइट WBC भी भक्षकाणु होती हैं और नसिकाणु B और T कोशिकाएं बनाती हैं। WBCs के अलावा जो माइक्रोफेजेस होती हैं, ये भी भक्षण करती हैं रोगाणुओं का। इसमें अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। अब बारी आती है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स की, यानी प्रदाही बाधाएं। प्रदाही बाधाओं में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरफेरॉन की। बच्चों, इंटरफेरॉन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निकलता है, यानी ऐसी कोशिकाएं जो विषाणु द्वारा संक्रमित होती हैं, वे कोशिकाएं इंटरफेरॉन का स्राव करती हैं और ये इंटरफेरॉन फिर अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाते हैं। बच्चों, इन्फ्लेमेटरी जो बैरियर्स होते हैं, उनमें प्रक्रियाओं की एक चेन होती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमको कहीं पे चोट लगी, किसी कीड़े ने डंक मारा, कोई कट लगा या कभी जल गया, तो यहाँ से रोगाणुओं का प्रवेश होने लगता है जो कि टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जिसके कारण रक्त की बेसोफिल्स और कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन का सिक्रेशन करती हैं। हिस्टामिन के सिक्रेशन के कारण चोट लगने वाले स्थान की कोशिकाएं फैल जाती हैं, उनकी पारगम्यता या परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे चोट वाला स्थान लाल, गर्म और सूजन युक्त हो जाता है। फिर यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं आ जाती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को मारकर खा जाती हैं। साथ ही साथ नेचुरल किलर सेल्स भी विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। बच्चों, फिर क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त टिश्यू होता है में ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, उसके दौरान ऊतक की सेल्स और जो आक्रमणकारी जीव होता है उसकी सेल्स और साथ ही साथ अधिकांश न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी टूट फूट के मर जाती हैं। ठीक है, तो इन सारे कोशिकी मलबे से एक गाढ़ा पीला सा पेस्ट बन जाता है, जिसे मवाद या पस कहते हैं। ये पस एक पस गुहा बना लेता है जो शरीर के किसी सतह पर या किसी भीतरी गुहा में खुलकर अपने पस को फ्री कर देती हैं। यदि ये बंद रहती हैं तो निकटवर्ती जो ऊतक होते हैं, जो निकटवर्ती हेल्दी ऊतक होते हैं, धीरे धीरे इस पस को घुलाकर पचा लेते हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये क्या ये जो प्रतिरक्षा होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, वो किस प्रकार हमारे शरीर की रक्षा करती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अर्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। बच्चों, वे प्रतिरक्षा जिसे जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है उसे अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये रोगाणुओं के संपर्क में आने के बाद या टीकों से पाई जाती है। ये केवल कशेरुकों में होती है। इसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। यह अपने शरीर और बाहर की कोशिकाओं को पहचान सकती है। बच्चों, जो अर्जित प्रतिरक्षा होती है उसके 4 और गुण होते हैं। पहला है ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, यानी विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। दूसरा है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज, यानी ये जो प्रतिरक्षा होती है इसकी अपनी मेमोरी होती है, यानी एक बार यदि एक प्रकार के रोगाणुओं से ये लड़ लेती है तो फिर ये अपने माइंड में उसे स्टोर कर लेती है। ठीक है,
ताकि अगली बार फिर अगर रोगाणुओं से, उसी रोगाणु से इसका मुकाबला होता है तो ये दुगनी स्पीड से और बहुत जल्दी उसको फिर नष्ट कर देती है। लॉन्गिटिविटी, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है। और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये अपनी कोशिका और दूसरी कोशिका में भेद स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। बच्चों, अर्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम फिर सक्रिय और निष्क्रिय से समझते हैं, और दूसरा है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, HIS। बच्चों, इसमें आप कुछ टर्म्स आते हैं जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहली बार किसी बीमारी से सामना करने पे जो अपना रिस्पॉन्स देता है उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जब दूसरी बार पुनः उससे सामना होता है तो उसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एक प्रोटीन की सेना प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी तंतु में, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, 2 लाइट और 2 हैवी, जिसे H2L2 से भी दिखा सकते हैं हम इसको। IgA, IgM, IgE, IgG कुछ प्रतिरक्षी के एग्जाम्पल हैं। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाए जाते हैं जो कि ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम इन्हीं के कारण होता है, मतलब इन्हीं के कारण ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम हमारा होता है। वहीं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बी और टी सेल्स जो होती हैं, जो कि बोन मैरो में बनती हैं, और वे सेल्स जो, वे प्रतिरक्षी सेल्स जो बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं उनको बी सेल्स कहते हैं। बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल्स, ठीक है। और जबकि वे सेल्स जो थाइमस ग्लैंड्स में मैच्योर होती हैं उनको टी सेल्स कहते हैं। बच्चों, पहले ये देख लीजिए, ये एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना है, ये दीर्घ श्रृंखला है 1 2, और ये इसकी लघु श्रृंखला, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये प्रतिरक्षी आता है एग्जाम में कभी कभी, ये प्रतिरक्षी अणु का यहाँ पे चित्र बनाने को, तो इस प्रकार से आप प्रतिरक्षी अणु के का चित्र यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए, अब जो ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मोबाइल आर्मी की तरह कार्य करते हैं। लिम्फ अंग और संयोजी ऊतक इसमें बैटल फील्ड्स होते हैं। ब्लड और लिम्फ इसमें ट्रांसपोर्टेशन लाइंस होती हैं। एंटीबॉडीज इसमें वेपन्स का कार्य करते हैं। मैक्रोफेजेस काम करते हैं टेम्पररी एम्प्लॉयड ट्रूप्स की तरह कार्य इसमें ये करते हैं। बच्चों, जो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा होती है इसमें विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी विषाणुओं, जीवाणुओं और टॉक्सिन्स को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लिम्फोसाइट्स डिसाइड हो जाती हैं। किसी एक प्रकार की लिम्फोसाइट्स किसी विशेष प्रकार के आक्रमणकारी जीव या टॉक्सिन को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की ग्लोब्युलिन प्रोटीन बनाकर मुक्त करती हैं। कैसी प्रोटीन बनाकर मुक्त करती हैं? ग्लोब्युलिन प्रोटीन बनाकर मुक्त करती हैं। ये प्रोटीन ब्लड, लिम्फ तथा ऊतक द्रव्य में संचरित होकर आक्रमणकारी वायरस, बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स को नष्ट करती हैं, और ऐसी प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी या गामा ग्लोब्युलिन्स कहते हैं। जबकि कोशिकीय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि निर्धारित लिम्फोसाइट्स जो होती हैं स्वयं बड़ी होकर, मतलब बड़ी संख्या में बनकर एक स्पेसिफिक आक्रमणकारियों या एंटीजन का भक्षण करके, इनको खा के इन्हें नष्ट करती हैं। यानी कि इन दोनों प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली लिम्फोसाइट्स का शरीर में अलग अलग प्रकार के आक्रमणकारियों या प्रतिजनों से उत्तेजित होने के लिए स्पेसिफिकेशन होता है। ह्यूमोरल प्रतिरक्षा में किसी जीवाणु, विषाणु या प्रतिजन का आक्रमण होते ही लसिका अंगों में
इसी विशिष्ट आक्रमणकारी या प्रतिजन से उत्तेजित होने वाले लिम्फोसाइट्स में तेजी से विभाजन होने लगता है। तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग लिम्फोसाइट्स बनती हैं, जिनमें से अधिकांश क्या करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलकर जो सुटेबल एंटीबॉडीज बनाने और इनको रक्त में फ्री करने लगती हैं। और बची हुई लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, भविष्य में काम आने के लिए लसिका अंगों में स्टोर हो जाती हैं। एंटीबॉडीज तब तक बनते रहते हैं जब तक एंटीजेंस या जो आक्रमणकारी रोगाणु है इसका प्रकोप समाप्त नहीं हो जाता। ये या तो आक्रमणकारी या एंटीजन को गलाकर नष्ट कर देती हैं या इसके टॉक्सिन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देती हैं और एक प्रेसिपिटेट बना देती है, यानी अवक्षेप बना देती है, या इसके साथ जुड़ के एक ऐसा कंपाउंड बनाती है जो कि इन्फ्लेमेशन को उत्तेजित कर देता है। ठीक है, प्रदाह प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। प्रदाह प्रक्रिया कौन सी, जो हमने इससे पहले जन्मजात इम्यूनिटी में पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, लेकिन सेल मीडिएटेड प्रतिरक्षा में किसी आक्रमणकारी या प्रतिजन का प्रकोप प्रारंभ होते ही इसी विशिष्ट आक्रमणकारी या प्रतिजन से सुरक्षा के लिए विशिष्टीकृत स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट जल्दी जल्दी विभाजित होकर लसिका अंगों से रक्त में आने लगती हैं। ठीक है, इन लिम्फोसाइट में अपने विशेष एंटीबॉडीज होते हैं। ब्लड से ये प्रभावित ऊतकों में जाकर आक्रमणकारियों या प्रतिजनों का भक्षण करती हैं और अपने एंटीबॉडीज की सहायता से उसी प्रकार समाप्त कर देती हैं उनको, जैसे ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के एंटीबॉडीज करते थे। बच्चों, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, हैजा आदि तीव्र और प्रचंड रोगों से सुरक्षा का काम करती हैं, जबकि सेल मीडिएटेड प्रतिरक्षा टीबी, कैंसर, कोल्ड आदि धीरे धीरे बढ़ने वाले रोगों से सुरक्षा का काम करती है। बच्चों, यहाँ पे एक और चीज ये देख लीजिए कि कैसे करती हैं। प्रतिजन का किसी प्रतिरक्षी कोशिका के संपर्क में आना और उसका संवर्धन होना, उसके बाद संवर्धित कोशिका द्वारा टी हेल्पर सेल्स को सक्रिय किया जाता है। सक्रिय टी हेल्पर सेल द्वारा बी और टी कोशिका विष कोशिकाओं को सक्रिय किया जाता है। उसके बाद एक्टिवेटेड बी और टी सेल्स कोशिका के अनेक क्लोनों को बनाने लगते हैं। ठीक है, और नए बने हुए क्लोन एंटीजन पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा हम किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज का संश्लेषण खुद शरीर में होता है। कुछ रोगों से बचाव के लिए उपयुक्त एंटीबॉडीज को प्रयोगशाला में तैयार करके रोग की संभावना से पहले ही इसको शरीर में इजेक्ट कर दिया जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के ब्लड सीरम को भी जो रोग से प्रभावित होकर ठीक हो गया हो, दूसरे व्यक्ति के शरीर में इजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरम में हमारे एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं। ये एंटीबॉडीज कुछ समय के लिए शरीर में सक्रिय बने रहते हैं। यदि इस बीच संबंधित रोगाणु या एंटीजन शरीर में पहुंच जाते हैं तो एंटीबॉडीज इसको नष्ट कर देते हैं। इसे शरीर की पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी जब शरीर में खुद प्रतिरक्षी पैदा होते हैं तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जब या इसको कैसे भी हो सकता है, टीके द्वारा, यानी जानबूझकर अगर हम रोगाणुओं का टीका लगाएंगे तो ये शरीर की सक्रिय प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। ठीक है, रोगाणुओं का टीका लगाएंगे लेकिन प्रतिरक्षी खुद हमारे शरीर में पैदा होंगे, खुद से हमारा शरीर पैदा करेगा, तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। वहीं पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, जब एंटीबॉडीज को सीधे ही शरीर में हम भेजते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पैदा नहीं होंगे, हम सीधे ही एंटीबॉडीज को भेजेंगे तो उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। बच्चों, आई होप आप प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी टर्म से आपका इंट्रोडक्शन हो गया होगा। आप इसे और अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।